नमस्कार, इन्फोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 5 जिसका नाम है जल। अभी पिछली वीडियो में हमने बात किया था अध्याय 4 के बारे में जिसका नाम था वायु। उसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़े हुए हैं। आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जल तथा महासागरों के बारे में जानेंगे। साथ में थोड़ा सा मैप भी जानने का प्रयास करेंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारा मैप भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले आज बात करते हैं जल के बारे में। क्या है जल? वह हमें एनसीईआरटी बताता है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के बारे में हमने आपसे बताया था कि सहिम वृष्टि क्या होता है। तो जो वर्षा के साथ हिम के गोले आते हैं तो उसे हम कह सकते हैं सहिम वृष्टि। क्या सहिम वृष्टि क्या है? वर्षा के साथ हमें हिम भी दिखाई दें तो हम कह सकते हैं सहिम वृष्टि। तो सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। फिर से देखिए क्या नीचे गिरता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। यानी यहाँ पे हमें पहला बता रहा है वाष्पीकरण, फिर वह जो है जल वाष्पीकरण होकर संघनित हो जाता है। जलवाष्प जो होता है संघनित होकर क्या बना लेता है? बादल बना लेता है। तो बादल बनाने के बाद क्या होता है? यहाँ से यह वर्षा के रूप में हम देखते हैं या कहें हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। अब ऐसे समझिए कि पानी हुआ या महासागर हुआ, यह जो है वाष्पित हुआ, वाष्प होने के बाद संघनित हुआ, संघनित होने के बाद क्या हुआ? बादल का रूप लिया, बादल का रूप लेने के बाद क्या किया? यह वर्षा किया, वर्षा या कहें वर्षण का कार्य हुआ। फिर यही जो है वर्षा क्या हुआ? जल बना और फिर जल यही जो है महासागरों के रूप में देखते हैं। महासागर जो है फिर यही कार्य कर देगा है क्या? वाष्पीकरण की क्रिया फिर करेगा, फिर संघनित करेगा। यह चक्र चलता रहता है जिसे हम कह सकते हैं जल चक्र भी। फिर आगे देखते हैं एनसीईआरटी कहता है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र क्या है उसको समझ लीजिए। कह रहा है कि जिस प्रक्रम में जल जो है लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। यानी हमने बताया आपको जो जल है हमारा वाष्पीकरण होगा, फिर संघनित होगा जो कि जलवाष्प बनेगा, फिर बादल का रूप ले लेता है वही जलवाष्प, फिर वही बादल वर्षा का निर्माण करेगा, वर्षण होगा, फिर वही जल बनेगा, फिर उसके बाद महासागर बनेगा, महासागर में जो जल है फिर वाष्पीकरण का क्रिया करेंगे। तो यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच जो चक्कर लगता रहता है उसे हम जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। अब ये थलशाला क्या है इसको पॉइंट करिए, बताते हैं हम आपको। थलशाला के समान है हमारी पृथ्वी। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। तो चलिए थलशाला को समझते हैं। देखिए थलशाला को समझाता है एनसीईआरटी है कि एक बीकर है और एक बीकर में कुछ पौधे लगे हुए हैं, कुछ पौधे लगे हुए हैं और पौधों में हम देखते हैं थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि इस पे वाष्पित या कहें बूंद हमें दिखाई देने लगते हैं। इस बीकर पे ऊपर हम देखते हैं बूंद दिखाई देते हैं और यह जो बूंद है फिर जल बनकर नीचे गिरता है, फिर वाष्पित होकर वही बूंद बनता है। तो इस रूप को हम क्या कहते हैं? थलशाला कहते हैं। यानी इस थलशाला को समझाने का प्रयास इस वजह से कर रहा है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह भी वायुमंडल से घिरा हुआ है और वायुमंडल जो है कार्य क्या करता है? यही कार्य करता है, बूंद, फिर बूंद से जल, फिर बूंद से जल। यही कार्य करने की क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? थलशाला कहलाता है। क्लियर पॉइंट? अब देख लेते हैं कि कुछ मैप दिखाई दिया है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो है मैप, यहाँ पे आप देखेंगे, मैप ओपन करिए तो हमें दिखाई देगा महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। आज जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ।
और फिर आगे हम अब से देखते हुए चलेंगे कि जो हमारे मैप होंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम मैप के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए उत्तरी अमेरिका को, तो उसमें क्या दिखाई देगा, या हम देख लेते हैं पहले सागरों को। देखिए महासागर जो हैं यहां पे देखेंगे आप, क्या कहेंगे हम, उत्तर या फिर दक्षिण अमेरिका जो है हमारा, उसके हम किस तरफ देखें, पश्चिम में देखें तो हमें प्रशांत महासागर दिखाई देता है। उसी के हम उत्तर पूर्व में देखेंगे उत्तरी अटलांटिक, फिर नीचे की तरफ देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर हमें दिखाई देता है। फिर आप इस कोने पे देखेंगे आर्कटिक महासागर दिखाई देता है हमें। फिर हम देखें यही नीचे दक्षिण में हमें दक्षिण महासागर दिखाई दे देता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंद महासागर है भारत के पास, और यहीं पे हम देखें फिर हमें प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। अब इसमें क्या कुछ है तो देखिए, उत्तर अमेरिका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, फिर यूरोप कहाँ है, और फिर एशिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, आप मैप में देखिए। अब चलते हैं नदी की तरफ। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका को। तो उत्तरी अमेरिका में हमें दिखाई देता है, इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो ग्रेट बैरियर झील है। फिर उसी के जस्ट नीचे देखेंगे कि ग्रेट स्लेव झील है। फिर उसके जस्ट नीचे देखेंगे कि साल्ट लेक सिटी है। आप देखेंगे साल्ट लेक सिटी है। फिर आप थोड़ा सा पूर्व की तरफ आएंगे, उत्तर में, उत्तर अमेरिका के पूर्व में आइए तो विनिपेग झील हमें दिखाई देता है। फिर सुपीरियर झील दिखाई देता है। फिर ह्यूरेन झील दिखाई देता है। यह तीनों जो हैं पास में हैं। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि यह जो है यहीं पे हमारा मिसिसिपी नदी जो है, क्या कहेंगे हम, इसी के जस्ट नीचे कैरिबियन सागर को देख लेते हैं। और कैरिबियन सागर के जस्ट ऊपर हम देखेंगे मिसिसिपी नदी भी हमें दिखाई देती है। आप दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो हमें अमेजन नदी दिखाई देगा। फिर अब आइए हम देख लेते हैं अफ्रीका को। तो अफ्रीका में हमें नाइजर नदी दिखाई देता है। फिर हम देखेंगे नाइजर नदी के थोड़ा नीचे जाएंगे लास्ट में दक्षिण तरफ तो हमें कांगो नदी दिखाई देगा। और कांगो के बाद जस्ट लास्ट में दक्षिण में देखेंगे तो हमें ऑरेंज नदी दिखाई दे देता है। फिर आप देखिए कि जो हमारा नील नदी है वह नाइजर के थोड़ा पास में हमें दिखाई दे देता है। आप यहाँ पे फिर चलिए, आप पूर्व की तरफ बढ़िए तो आपको थोड़ा सा हमें लाल सागर भी दिखाई देगा, और उसके जस्ट ऊपर चलेंगे तो भूमध्य सागर भी हमें दिखाई दे देगा। फिर इसके थोड़ा सा हम पूर्व में चले तो हमें दिखाई देगा कहाँ पे, काला सागर। फिर यूरोप में हमें देखना है काला सागर। फिर हमें कैस्पियन सागर दिखाई दे देगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहीं पे एक नदी है, क्या नाम है, दनूबी नदी। क्या नाम है, दनूबी नदी, जो कि हमें भूमध्य सागर से थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है। फिर आप देखिए मैप में तो हम आते हैं एशिया की तरफ। तो एशिया में हमें दिखाई देगा चीन का हुआंग ही नदी। और उसके बाद जस्ट हम नीचे आए तो हमें ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई देता है एशिया में। फिर गंगा नदी दिखाई दे देता है। फिर यही हम चले चीन की तरफ तो हमें दिखाई देता है पूर्वी चीन सागर। फिर इसी के जस्ट नीचे देखेंगे इंडोनेशिया साइड पे तो हमें चीन सागर दिखेगा, दक्षिणी चीन सागर। फिर यही हमारा प्रशांत महासागर होता है। फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो हमें क्या दिखाई देता है, डार्लिंग नदी। क्या, डार्लिंग नदी। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा चले कोरल सागर हमें दिखाई देता है। यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो ये वाला पॉइंट रहेगा आप देखेंगे तो कोरल सागर हमें दिखाई देता है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है तो आप सीधा जवाब देंगे कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अमेजन नदी कहाँ स्थित है तो आप जवाब देंगे दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विनिपेग झील जो है वह कहाँ है तो आप बोलेंगे कि यह उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है तो आप बोलेंगे कि यह भी उत्तरी अमेरिका में है। साल्ट लेक सिटी कहाँ है तो आप बोलेंगे कि ग्रेट स्लेव झील के जस्ट नीचे हमें दिखाई दे देता है। तो इस तरह से आप इस मैप को भी पढ़ते हुए चल सकते हैं। यानी यह मैप क्लियर हुआ। आपको करीब करीब 2-4 तो इसमें याद ही हो जाने चाहिए, जैसे कि आप कैरिबियन सागर जो कि बार बार हमें न्यूज में भी दिखाई देता है, प्रशांत महासागर ये सब न्यूज में हमें दिखाई देते हैं, जो कि भूमध्य महासागर जो है, भूमध्य सागर जो है वह भी न्यूज में हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हम देखें तो यह जो है ग्रेट बैरियर झील जो है, वियर झील का जो है वह भी हमें दिखाई देता है। अगर हम यहीं पे बात करें अमेजन नदी की तो वह भी हमें झील दिखाई देता है, अमेजन नदी भी दिखाई देता है।
नाइजर हुआ, फिर नदी नील नदी हुआ, फिर कांगो नदी हुआ, ऑरेंज नदी हुआ, ये सब जो है आपके मुंह पर आ जाने चाहिए। 1 से 2 बार अगर आप मैप देखेंगे, साथ में बनाने की भी प्रैक्टिस करेंगे, छोटा छोटा लेकर फिर बड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करें, फिर थोड़ा बड़ा, यानी आप प्रैक्टिस करने का अभी से प्रयास करेंगे तो आसानी से आपको मैप दिमाग में बैठ जाएगा। हम बात करते हैं कि इसी में देखते हैं आगे एनसीईआरटी कहता है कि अलवण जल के मुख्य स्रोत जो हैं नदी, तालाब, झरना एवं हिमनद होते हैं। क्या होते हैं? अलवण जल के स्रोत तो नदी, तालाब या कहें ताल, झरना एवं हिमनद होते हैं। महासागर एवं समुद्रों के जो जल होते हैं वह कहता है कि लवड़ी होते हैं। क्या होते हैं? वह लवड़ी होते हैं। क्या होते हैं? लवड़ी होते हैं। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। अब आगे देखते हैं, कहता है कि एनसीईआरटी जल वितरण का प्रतिशत क्या होता है, या कहें कि जल प्रतिशत के बारे में दर्शाने का प्रयास किया था। जैसे कि महासागर के बारे में बता रहा है कि जो जल होता है उसमें 97.3% होता है। कितना? 97.3% होता है। फिर बर्फ छत्रक जो होता है उसकी बात कर रहा है तो 0 या कहें कि 2%, एग्जैक्ट 2% होता है। कितना? एग्जैक्ट 2% होता है। फिर इसी में देखिए भूमिगत जल जो है, भूमि में जो पाए जाने वाले जल हैं वह कितना है? 0.68%। फिर हम झीलों का अलवण जल बात करें, किसका? अलवण जल की, तो कितना है? 0.009%। फिर यहीं पे हम देखें कि स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील, जो कि नमकीन झीलों के बारे में बात कर रहा है, तो वह भी अलवण झील के बराबर, अलवण जल के बराबर ही है। कितना? 0.009%। वायुमंडल में जो जल वाष्प हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि उसमें कितना जल है, तो 0.0019%। अब बात कर रहा है नदियों की, तो नदियां में कितना है पानी, तो 0.0001%। यानी हमारे पृथ्वी पे नदियां हमें कितनी दिखाई देती हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि उसमें पानी कितना मात्रा है, तो 0.0001, या कहें जलवाष्प का बहुत कम, यानी इससे ज्यादा तो हमारे जलवाष्प में पानी पाए जाते हैं। आप इससे भी सोच सकते हैं कि हमारी जो भूमिगत जल है वह कितना है, 0.68%। तो इससे सोच लीजिए कि हमारे भूमि यानी पृथ्वी के अंदर कितने बड़े बड़े नदी जलाशय होंगे मौजूद। अब बात करते हैं कि इजराइल के मृत सागर में 340 प्रति किलोग्राम होती है। क्या होता है? नमकीन लवण। इसमें हम देखते हैं कि तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं या चल सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बनाता है। क्या बनाता है? सघन बनाता है। यानी इजराइल में जो मृत सागर है, मृत सागर कहां है? आप मैप में कमेंट करिए, मैप देखकर हमें बताइए कमेंट में कि इजराइल का जो मृत सागर है वह कहां है, जो कि 340 प्रति किलोग्राम लवड़ी होता है या कहें नमक होता है उसमें, जो कि तैराक प्लव के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें हम देखते हैं कि लवणता जो होता है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। क्या होती है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत जो लवणता है वह 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। कितना? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। इसमें हम देखते हैं अब महासागरीय परिसंचरण क्या है, उसके बारे में बताने का एनसीईआरटी प्रयास कर रहा है। तो देखिए क्या है, तालाब एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। जो महासागरीय जल होते हैं वह हमेशा गतिमान होते हैं। किनके बीच अगर देखें तो तालाब एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागर जल जो है वह हमेशा गतिमान रहते हैं, यह कभी शांत नहीं रहता। यानी महासागर जल जो है कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। आप तरंग को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा लहर उठता है, आप समुद्र देखिए या फिर नदी भी देखेंगे तो उसमें लहर दिखता है, ऊपर नीचे चलता हुआ चलता है, तो वह एक तरह से तरंग है। और फिर हम उसी को हम कहेंगे कि एक सीध में जो चलेंगे, एक दिशा किसी का होगा तो उसे हम धारा कह सकते हैं। और उसी में बहुत ज्यादा ऊपर उठा और बहुत ज्यादा नीचे गया
जल की जो मात्रा होती है उससे हम कहेंगे ज्वार भाटा। अब देख लेते हैं इसमें, इनको एक एक करके समझेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस के रूप में हम मानते हैं या कहें मनाते हैं, जो कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तरंगे क्या है, अब इसको समझाने का प्रयास कर रहा है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे हम तरंग कह सकते हैं। तरंग क्या है, जब महासागरीय जल पर जो महासागरीय जल हैं उनमें उठाव तथा गिराव जो लगातार होते रहते हैं, इन्हें हम तरंग कह सकते हैं। इसी में हम बात करेंगे कि कुछ पॉइंट दिए गए थे, क्या आप जानते हैं करके बॉक्स में, उसको भी समझ लेते हैं। फिलहाल हम बाद में देखेंगे ज्वार भाटा एवं धाराओं को। देखते हैं कि जल समुद्री सतह पर या कहें जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं, और जितनी तेज पवन होगी उतनी तेज हमारी तरंगे भी हमें दिखाई देती है, या कहें उतनी बड़ी तरंगे भी हमें दिखाई देती हैं। सुनामी की अब बात कर रहा है। सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी क्या है, जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। क्या होता है, पोताश्रय तरंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है, इस वजह से हम देखते हैं इसका नाम भी पोताश्रय तरंग रखा गया है। पोत क्या होता है आप सभी जानते होंगे, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं समुद्र में उसे हम पोत कहते हैं, जंगी जहाज को। फिर इसमें हम समझ लेते हैं जो तरंग है, फिर से तरंग जो है महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें हम तरंग कहते हैं। या कहें कि जो हमारा जल होता है वह महासागरीय सतह पर उठता एवं गिरता रहता है, तो उसे हम तरंग कह सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्वार भाटा एवं तरंग और भी महत्वपूर्ण जानकारियां नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूले, लाइक कर दिए। धन्यवाद।